लोकल थाने में ही क्यों नहीं ज्ञापन दे देते हैं, क्यों ही उपायुक्त के पास जाते हैं। साथियों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम और जोहार। साथियों, आप लोगों ने मुझसे कई बार ये पूछा कि आप लोग हमेशा डीसी ऑफिस में ही ज्ञापन क्यों देते हैं, या अन्य माध्यमों से जब हम अलग अलग क्षेत्रों से ज्ञापन दे रहे थे तो कई लोग ये पूछ रहे थे कि आप हमेशा डीसी ऑफिस क्यों जाके ज्ञापन देते हैं, या क्या कारण डीसी ऑफिस ज्ञापन देने का। तो इस विषय पर मैं सोचा कि जैसे हमेशा आपसे सोशल मीडिया या अलग अलग संवाद से, सोशल साइट से आपसे जुड़ते रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी विषय पर एक पूरा वीडियो बनाया जाए और आप लोगों से और जो जुड़ने का सिलसिला है और मजबूत हो सके। इसलिए मैंने डीसी के ऊपर जितना मैंने देखा और जितना जानता हूँ उतना आप लोगों तक बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि डीसी आखिर क्या है और उन्हें ज्ञापन क्यों देते हैं। तो डीसी का कार्य क्षेत्र क्या है, लोकल थाने को छोड़कर हम डीसी को ही ज्ञापन क्यों देते हैं, या अन्य कई ऐसे देख सकते हैं उन्हें ज्ञापन देने की प्रक्रिया क्या है, या एप्लीकेशन कैसे लिखे। इन सभी विषयों पर मैंने सोचा क्यों ना आप सबों से अपने विचार को साझा कर सकूं। तो साथियों, आज हम सब जाने कि डीसी कौन है या डीसी क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि डीसी एक जिला के अंतर्गत किसी भी जिला में मुखिया के तौर पे या अभिभावक के तौर पे, उपायुक्त या अन्य अन्य भाषाओं में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जिला के मालिक के रूप में उपायुक्त महोदय जो कार्य करते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या हम उपायुक्त, हिंदी में उपायुक्त कहते हैं। आखिर ये डीसी बनते कैसे हैं? तो किसी भी सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संस्थान जो मान्यता प्राप्त है, उस संस्थान से स्नातक या उससे ऊपर की डिग्री या उसके बराबर की डिग्री अध्ययन करने वाले वैसे लोग जो कि यूपीएससी के तहत इस एग्जाम को सीएसई के तहत क्वालिफाई करते हैं। सीएसई का हम आप सबों से बात करें तो फुल फॉर्म उसका ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम। इसके तहत पास होने के बाद, कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, पास होने के बाद, कहे तो उत्तीर्ण होने के बाद, पूरी प्रक्रिया के तहत एक जिला का मालिक या जिला का नेतृत्व करता तैयार होता है। अब हम जान सकते हैं कि आखिर जो डीसी हैं उनका कार्य क्या है, उन्हें कैसे हम आगे का डीसी बनाया जाता है, या तो उनको जो उत्तीर्ण करके आते उनके रैंक के हिसाब से जो भी उनके क्वालिफाई रैंक है, अंक है, उन तमाम चीजों का आकलन इंटरव्यू के माध्यम से, तमाम चीजों के आकलन के बाद ही उन्हें डीसी बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम डीसी के कार्य क्षेत्र क्या है या उनके कार्य क्षेत्र के अधीन कौन कौन से कार्य आते हैं। तो जिस प्रकार एक देश में प्रधानमंत्री का कार्य होता है जो कि पूरा असीमित है, उसका दायरा सीमित है, उसी प्रकार किसी भी जिले का सर्वे सर्वा या मालिक डीसी होता है या कलेक्टर उपायुक्त होता है। तो देख सकते हैं कि अगर जिला के उपायुक्त या मुखिया के तौर पे जिले के भीतर जो भी कार्य हैं वो तमाम कार्य उपायुक्त के अंतर्गत आते हैं, उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक, शैक्षणिक, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, ऐसे कई मामलों में डीसी की संलिप्तता रहती है। इनके कार्यों में डीसी हस्तक्षेप करता है। हम देख सकते हैं कि जिले में प्रशासन को चलाना, जिले में सरकारी पदाधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि के रूप में उस जिले के अंतर्गत जनसंपर्क के कार्य में अपना योगदान देना, बाढ़, सूखा और तो और महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो भी समस्याएं, उसमें आपदा प्रबंधक का काम करना। जैसे कि वर्तमान में हम देख सकते हैं किस प्रकार कोरोना महामारी से देश त्रस्त है। इसमें प्रत्येक जिले के उपायुक्त की अहम भूमिका है, अपने अपने क्षेत्र को बचाने का कार्य कर रहे हैं। रोजमर्रा के जीवन के चीजों का, जैसे राशन सामग्री या अन्य चीजों का सफलतापूर्वक वितरण करवाना या उसे उनका देख रेख करना, ये उपायुक्त का कार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कि क्षेत्र के और इस जिले के अंतर्गत जो भी लोग हैं उनके समस्याओं को, उनके शिकायतों को सुनना और उनके ऊपर सही समाधान कर उन्हें समाधान करके सही दिशा देना,
या उनके समाधान का हल निकालना, ये उनका एक मुख्य कार्यों में से एक होता है। अब भूमि के अंतर्गत देखें तो भूमि सुधार, भूमि रिकॉर्ड प्रशासनिक, राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, और इनके अंतर्गत हम देखें तो बाह्य आक्रमण हम देख सकते हैं कि बाह्य आक्रमण, जब आक्रमण के समय या दंगा फसाद होते हैं, इनमें डीसी की अहम भूमिका होती है। फिर से आप हम कह सकते हैं कि जिला आपदा प्रबंधक के रूप में इनका मुख्य भूमिका होता है, मुखिया के रूप में कार्य करते हैं जिला के अंतर्गत। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जिला के कलेक्टर का या उपायुक्त का बहुत ही बड़ा कार्य क्षेत्र होता है और इनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल होता है। कई कार्य क्षेत्र में आपको गिनवा भी नहीं पाऊंगा, कम टाइम है, समय छोटा है, वीडियो छोटा बनाना है, इसलिए एक बहुत ही बड़ा इनका कार्य क्षेत्र होता है। अब जिला के जो आपका मुख्य सवाल था कि हम ज्ञापन जाकर आप बार बार डीसी को ही क्यों देते हैं, तो इस विषय पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि उनका कार्य है कि क्षेत्र की समस्याओं को, शिकायतों को सुनना और उनका समाधान करना उपायुक्त का मुख्य कार्य में से एक है। तो उस कारणों से हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि जाकर उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देते हैं, या तो जो भी क्षेत्र में समस्याएं हो, कुछ शिकायतें हो, कोई भी कार्य या तो गैर सरकारी हो, सरकारी हो, या अनावश्यक कार्य हो, जिसको कार्य में किसी पदाधिकारी द्वारा लेट या तो देरी की जा रही हो, या जानबूझकर उस कार्य पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हो, या उन शिकायतों को नहीं सुना जा रहा हो, इस मामले में हम उपायुक्त को जाकर ज्ञापन दे सकते हैं, उपायुक्त से अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को रख सकते हैं। अब हम सब बात करेंगे कि हम सब लोकल थाने में ही क्यों नहीं ज्ञापन दे देते हैं, क्यों ही उपायुक्त के पास जाते हैं। क्योंकि कई बार आप लोगों ने जब ग्रेजुएट कॉलेज का चुनाव का 2016-17 के चुनाव का मामला था, तो उस वक्त कई लोगों ने कहा था, जब हम लोग ज्ञापन लेकर उपायुक्त महोदय के पास गए थे, तो बताया गया था कि आप लोग यहाँ ज्ञापन क्यों दे, जाके लोकल थाने में दीजिए। तो इस विषय पर मैं अवगत करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की देखरेख तथा जिला के उपायुक्त होने के नाते ये अपने कार्य को बहुत ही बड़े स्तर पर इनका कार्य होता है। तो हम सब जाकर लोकल थाने में नहीं देकर उपायुक्त के पास जाते, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में भी उपायुक्त का एक अहम योगदान होता है। तो जब ये मामला आया था तो हम देख सकते हैं कि जो भी क्षेत्र की लोकल जैसे थाने होते हैं, तो थाना क्षेत्र जो है उसका दायरा सीमित होता है, थाने के दायरे सीमित होते हैं, उस दायरे के अंतर्गत ही, उस दायरे के अधीन ही ये कार्य करते हैं, इनका दायरा एक सीमित होता है। लेकिन उपायुक्त एक जिला का सर्वेसर्वा और मुखिया होने के नाते उनके दायरे असीमित है, पूरे जिले में उनका देखरेख और पूरे जिले पर उनकी नजर बनी रहती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जिला के मुखिया के तौर पे हम लोकल थाने में ना देकर हम कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय को जाकर ज्ञापन देते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस कारणों से या किन कारणों से हम जाकर डीसी को ज्ञापन देंगे या दे सकते हैं। तो हम जब देख सकते हैं कि कोई भी शिकायत हो, प्रार्थना हो, या किसी अधिकारी द्वारा हमारा कार्य ना किया जा रहा हो, या उनके द्वारा कोई हमें बाधा पहुंचाई जा रही हो। कई ऐसे मामले आते हैं जहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही कई समस्याएं उत्पन्न की जाती है, तो इसमें डीसी को हम डायरेक्ट या कलेक्टर को या हम कहें तो उपायुक्त को सीधे तौर पे अपनी बातों से अवगत करा सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। धरना प्रदर्शन कहीं करना हो या कहीं बड़ी रैलियां, अन्य छोटे मोटे बड़े कार्य सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अधीन हम जाकर उपायुक्त से मिल सकते हैं, उनको ज्ञापन दे सकते हैं। अब हम ज्ञापन दे रहे हैं तो इसकी जरूर प्रक्रिया होगी, एप्लीकेशन होगा, आवेदन की क्या प्रक्रिया है। तो हम बता सकते हैं अपने स्तर से जितना मैंने ज्ञापन दिया है या जितनी बातों को हमने उपायुक्त के पास रखा है, उसके तहत हम कह सकते हैं कि उपायुक्त को हम दो तरह से जो है पत्र दे सकते हैं। पहला तो एक प्रार्थना पत्र और दूसरा शिकायत पत्र। अब प्रार्थना पत्र जो भी आप जान रहे हैं, प्रार्थना पत्र अगर आया तो प्रार्थना के हिसाब से मतलब जो भी हमारी याचनाएं हैं, जो भी जो हमें तकलीफ हो रही है, जो भी छोटी मोटी समस्या या जो हम उनसे बात करना चाहते हैं, अपनी बातों को उन तक रखना चाहते हैं, या कोई अपने कार्य जिसमें रुकावट आ रही है, उन बातों को ले जाकर हम प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से डीसी को अवगत कराते हैं। वहीं शिकायत पत्र में देखें तो जिसके द्वारा भी शिकायत लिखी जा रही हो वो कहीं ना कहीं और किसी ना किसी द्वारा प्रताड़ित है। इस कारण वह जाकर डीसी को या उपायुक्त को जाकर एक शिकायत पत्र दे सकता है, जिसके माध्यम से वो आसानी से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में हस्तक्षेप कर इन कार्यों का समाधान कर सकते हैं।
तो इस तरह हम देखेंगे कि एक उपायुक्त का पूरा जो कार्य है एक बहुत ही बड़ा कार्य है, बहुत ही विशाल क्षेत्र है, इनका दायरा बड़ा है। और इस तरह हमने छोटी सी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बात बताने की कोशिश की कि हम डीसी को ज्ञापन क्यों देते हैं या उनके पास हमेशा क्यों जाते हैं। ये वीडियो जितना तक मुझे जानकारी है मैंने उतना बताने का प्रयास किया, लेकिन इससे भी उनका दायरा कई ज्यादा बड़ा है। इनका दायरा यही सीमित है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ या इन्हीं जानकारियों के साथ मैं आगे भी आपसे जुड़ता रहूंगा और कई जानकारी अगर कोई भी ऐसे सवाल होंगे या मित्रों द्वारा पूछे जाएंगे तो इस वीडियो और अन्य वीडियो के माध्यम से मैं आप सबों से संपर्क करता रहूंगा, मिलता रहूंगा। धन्यवाद।